तो बच्चे आज हम आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ाने जा रहे हैं, जो हमारे रोज के डेली लाइफ में कुछ मेडिसिन्स आता है, कॉमन मेडिसिन्स आता है, उसका हम यूज करेंगे। तो केमिस्ट्री इन ड्रग्स या मेडिसिन हम किसको कहेंगे? तो ड्रग्स और केमिकल्स, वैसे ड्रग्स और केमिकल्स जो हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करके और रिस्पॉन्स देता हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मेडिसिन कहते हैं। क्लियर है? तो फिर हम इंजाइम, एक चीज इंजाइम किसको कहते हैं? तो वैसा प्रोटीन जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा। प्रोटीन विच परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन द बॉडी आर कॉल्ड इंजाइम। क्लियर है? तो वैसा प्रोटीन जो हमारे बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा, उसको क्या कहेंगे? हम इंजाइम कहेंगे। क्लियर है? फिर हम ड्रग्स इंजाइम इंटरेक्शन, ड्रग्स और इंजाइम इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो इंजाइम हमारे बॉडी में इंजाइम भी काम कर रहा है, अभी बताया कि प्रोटीन, वैसे प्रोटीन जो कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा इंजाइम कहलाएगा। तो इंजाइम के साथ ये ड्रग्स मिल जाता है, जो मेडिसिन है ड्रग्स है। तो जैसे ड्रग्स, ये आपका इंजाइम है, इंजाइम में क्या होगा? एक एक्टिव साइड होगा, ड्रग्स है और सबस्ट्रेट है। तो ड्रग्स इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, कुछ देर के लिए ड्रग्स इंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर ये ड्रग्स रिलीज करेगा और ये सबस्ट्रेट देगा। अब है डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग्स। हमारे जनरल लाइफ में जो, अगर यहां से आप कुछ पढ़ लेते हैं तो छोटा मोटा डिजीज आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर ऑर्गेनिक में दिया हुआ वो मेडिसिन वगैरह आपको ध्यान में रहेगा, तो छोटा मोटा बीमारी खुद अपने से ही आप ठीक कर लेंगे। पहला है एंटा एसिड। एंटा एसिड मतलब जो हमारे बॉडी में क्या होता है, कभी कभी गैस बन जाता है स्टोमक में, बहुत सारे कारण होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी सही नहीं चलता है उस कंडीशन में, या फिर हमने ओवरडोज खा लिया, ओबेसिटी हो गया, बहुत ज्यादा गैस बन रहा है, तो जनरली वो गैस जो होता है एसिडिक इन नेचर होता है। तो एसिडिक इन नेचर होता है, तो केमिस्ट्री आप इतना पढ़े हैं, उसमें क्या करेंगे? बेसिक सब्सटेंस मिलाएंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, प्रॉपर वे में साल्ट बन जाएगा, तो एसिड क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो हम यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर हिस्टामिन, इसका स्ट्रक्चर ये होता है हिस्टामिन का, सिमिटिडिन और रेंटिडिडिन, ये सब जो है ना ज्यादातर चलता है हमारे लोकल स्थिति में। डॉक्टर इन सब चीजों को प्रिस्क्राइब करता है। अगर डॉक्टर नहीं भी करता है तो अगर आपको पता है तो एसिडिक कंडीशन में इन सब मेडिसिन को आप यूज कर सकते हैं। फिर आपका ट्रैंक्विलाइजर एंड एनाल्जेसिक। ट्रैंक्विलाइजर जो है हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है और ये हमारे नर्व सेल को इफेक्ट पहुंचाता है। ठीक है, ये क्या है? न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स फॉर नर्व्स के लिए होता है। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? आइप्रोजामिड, फेनिटिजीन, इसको नॉर्डिल भी कहते हैं, नॉर्डिल के भी नाम से यह जाना जाता है। क्लोरोडियाजिप्टो ऑक्साइड, इक्वानिल, मेप्रोबामेट, ये सब इसका मेडिसिन होता है। किस केस में? ट्रैंक्विलाइजर के लिए। फिर एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक जो है ये पेन किलर के रूप में काम करता है, पेन को रिड्यूस करता है। मेंटल कंफ्यूजन जब आता है तब यूज किया जाता है, और पैरालिसिस के केस में यूज किया जाता है जनरली। ये दो तरह का होता है। नॉन नार्कोटिक, जिसमें हम एस्प्रिन का यूज करते हैं जनरली, ये बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, वर्स कंडीशन नहीं होता है, ये नॉर्मल कंडीशन रहता है, लेकिन प्रॉब्लम से सफर करता है पेशेंट। तो वैसे केसेस में एस्प्रिन, जैसे कि कभी कभी लगता है क्या कि मेरा बोन दर्द कर रहा है, हड्डी दर्द कर रहा है, ज्वाइंट पेन हो रहा है, तो ऐसे केसेस में इस मेडिसिन का यूज करते हैं। यहाँ पे स्केलेटल पेन को ये रिमूव करेगा। कुछ फीवर अगर आ रहा है तो फीवर को भी ये डाउन करेगा। लेकिन ये नार्कोटिक जो होता है ना, ये काफी ज्यादा वर्स कंडीशन में दिया जाता है। ये हार्ड मेडिसिन है और ये भी पेन को रिलीफ करता है एंड प्रोड्यूस स्लीपनेस। अगर दर्द कम हो गया तो ऐसे केसेस में पेशेंट को क्या हो जाता है? नींद आ जाता है। ज्यादा डोज देंगे तो कोमा में भी जा सकता है। ठीक है, और वैसे पेशेंट को दिया भी जाता है। मॉर्फिन इसका एग्जांपल है, मॉर्फिन है, हीरोइन है, कोडीन है, इन सब मेडिसिन का यूज किया जाता है। किस केस में? नार्कोटिक के केस में। तो एंटीबायोटिक जर्म्स को मारता है, खास करके फंगस को, बैक्टीरिया को, उसके ग्रोथ को भी ये प्रिवेंट करता है। लेकिन ये हमारे हेल्थ पे बुरा असर कैसे डालता है, हमारे और भी शारीरिक कंडीशन पे? ओवरडोज, अगर लगातार आप एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं तो आपके किडनी पे, ब्रेन पे, हार्ट पे, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स का बहुत सारे कंट्री में आज के डेट में एंटीबायोटिक्स पे बैन लग रहा है, रोक लग गया है, एंटीबायोटिक्स यूज नहीं करे। अब मान के चलिए कि कोई डॉक्टर है, कोई एमबीबीएस किए हुए, उसने क्या किया है, 5.5 साल तक तो कॉलेज में पढ़ा है, तो उसको ये पता है कैसे पेशेंट को किस कंडीशन में कौन सा एंटीबायोटिक दिया जाता है। लेकिन
उससे जो सीखा है, खास करके कंपाउंडर वगैरह जो प्रैक्टिशनर होता है, उसे पता नहीं होता है। वो भी आज के डेट में क्या करता है कि आप जाते हैं मेडिसिन के शॉप पे, एक बार बोलते हैं मुझे पेन कर रहा है, सर हेडेक हो रहा है, तो आपको क्या करेगा, पेन किलर के साथ साथ एंटीबायोटिक भी ठोक करके दे देगा, जबकि उसकी उतनी ज्यादा जरूरत है नहीं। एक मेडिसिन के शॉप पे जाइए, उसको बोलिए कि मेरा बदन दर्द कर रहा है, वो बहुत सारा मेडिसिन आपको, बहुत सारा एंटीबायोटिक साथ में पकड़ा देगा, जिसकी कि हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से एंटीबायोटिक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जो कहेंगे फायदेमंद है वो नहीं है। सिर्फ वर्स्ट कंडीशन में एंटीबायोटिक्स का अगर यूज किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, माइल्ड कंडीशन में इसको कोई जरूरत नहीं है एंटीबायोटिक्स यूज करने की। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स जैसे पेंसिलिन है, अफ्लॉक्सासिन है, क्लोरामफेनिकॉल है, ये सब एंटीबायोटिक्स होता है। ठीक, तो एंटीबायोटिक्स क्या करता है, जर्म्स को मारता है। कैसे जर्म्स? खास करके बैक्टीरिया और फंगस को। वायरस पे बहुत ज्यादा इसका असर नहीं पड़ता है, इसलिए फंगस और बैक्टीरियाज के लिए ही मेनली इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट ये हम इंटरनली यूज नहीं करते हैं, इसको हम एक्सटर्नली यूज करते हैं। एक्सटर्नल जो डिजीज होता है, जैसे कि कहीं पे बाउंस हो गया, घाव है, तो उसके ऊपर क्या करते हैं, हम कोई पेस्ट लगा देते हैं, वो एज ए डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, डिसइंफेक्टिंग एजेंट उसमें डाला हुआ रहता है, लेकिन वो एक तरह से कहे तो सरफेस केमिस्ट्री का रूल को फॉलो करता है। जैसे हमारे बॉडी में बाउंस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, वो पेस्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसको क्या होता है कि भोजन पानी हमारे बॉडी से बंद हो जाता है, धीरे धीरे क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लगातार इसको यूज करने से, आप कभी सेविंग करते हैं तो सेविंग करते हैं तो क्या हो जाता है, कहीं पे कट जाता है, तो कटे हुए जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तेजी से अटैक करता है। तो तेजी से अगर अटैक करता है तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाता है कि अगर आप डिसइंफेक्टेंट, फिटकिरी है या आफ्टर सेव है, उसको लगा देते हैं तो फिर आपको वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे अटैक नहीं करता है। बहुत सारे सॉप जो है उसमें भी डिसइंफेक्टिंग एजेंट मिलाया हुआ रहता है। आप जो अभी कोरोना काल में ज्यादातर आप देखते थे हैंड वॉश कहता था करने के लिए, वो सब क्या है, एज ए डिसइंफेक्टेंट है, डिसइंफेक्टिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो जर्म्स को मारता है, जर्म्स को किल कर देता है। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट जो है वो एक्सटर्नल मेडिसिन है, जो इंटरनली उसको हम इनहेल्ड नहीं कर सकते हैं, बाहर से ही उसका हम यूज कर सकते हैं। फिर आपका एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स जो है, मान के चलिए कि बढ़ते हुए पॉपुलेशन के कारण एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का यूज किया जाता है कि अगर कोई कपल चाहता है कि नहीं मुझे अभी चाइल्ड नहीं चाहिए, तो ऐसे केसेस में एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का यूज करते हैं। और वो ड्रग्स जो है ना आपका नॉरिथिंड्रोन और नोवेस्ट्रॉल होता है। नॉरिथिंड्रोन और नोवेस्ट्रॉल ये ज्यादातर आज के डेट में डॉक्टर जो है ना प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो ये सब हमारा कुछ सर्टेन टाइप ऑफ मेडिसिन है जो कि हमारे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, हमको डिजीज से फ्री रखता है, हमारी बॉडी को बैलेंस कंडीशन में रखता है, हम डिजीज फ्री रहते हैं। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे आज के डेट में आप देखते हैं क्या कि रेडीमेड फूड आता है, तो फूड का कलर आप देखते हैं वो खराब ना हो, बहुत आपने क्या किया, एक कुरकुरे का पैकेट लिया, उसको फाड़ करके खा लिया और थोड़ा देर के लिए उसको छोड़ देते हैं, फटे वो जो ऊपर का जो कवरिंग है उसको फाड़ दिया, आप देखते हैं क्या कि आधे घंटे में वो खराब हो जा रहा है, उसमें वास आ जा रहा है। आप सोचते होंगे कि एक महीना से ये शॉप में टंगा हुआ था तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमने अभी फाड़ दिया, ये कैसे हो गया? तो ऐसे केमिकल्स उसमें मिलाया जाता है जो उसको प्रिजर्व करके रखता है। तो हम केमिकल्स इन फूड में पढ़ते हैं क्या, फूड कलर। अगर हमको डिफरेंट तरह का फूड का कलर भी आता है तो उसके लिए भी कलरिंग एजेंट आता है। इसके बाद फ्लेवर एंड स्वीटनेस, कुछ फूड्स को हम खाते हैं उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, स्वीट मीठा रहता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आज के डेट में स्वीटनिंग करने के लिए हमको शुगर ही मिलाना पड़ता है, बहुत सारे स्वीटनिंग एजेंट आ गया, उसको मिला दिया जाता है जो, तो वो फूड जो है ना अपने आप स्वीट्स हो जाता है, मीठा हो जाता है। फैट इमल्सिफिकेशन, उसके लिए भी है। प्रिजर्वेटिव, अब फूड को बहुत दिनों तक रखें, जैसे रसगुल्ला है उसको एक डब्बा में रखे हुए हैं, बहुत दिनों तक पैक्ड है, वो खराब नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, केमिकल्स मिलाया हुआ रहता है। इसके बाद फूड प्रे, जैसे कि कुरकुरे वाला अभी जो एग्जांपल बताएं, तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस डाल दिया जाता है। नाइट्रोजन गैस डालने से उसके अंदर जो फैट्स और स्पाइस है वो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करेगा, उसको खराब नहीं होने देगा। तो आप पैकेट को फाड़ते हैं तो उसको क्या करता है, ऑक्सीजन बाहर से फ्री ऑक्सीजन आना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और वो फूड खराब होने लगता है। यही कारण होता है। एंटीऑक्सीडेंट, वही नाइट्रोजन गैस का यूज करेंगे। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, मान के चलिए कोई आदमी बीमार है, वो खा नहीं पा रहा है, तो उसको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हमको देना पड़ेगा। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्या क्या हो सकता है, जैसे मिनरल्स है, विटामिन्स है, उसके बाद एमिनो एसिड्स है,
ये सब न्यूट्रल सप्लीमेंट भी आज के डेट में हमारे मार्केट में मिलता है। अगला है क्लीनिंग एजेंट। क्लीनिंग एजेंट में मुख्य रूप से हम किसको पढ़ेंगे? डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्लीनिंग एजेंट मेरा क्या है? डिटर्जेंट है। तो डिटर्जेंट जो है ये मेरा दो तरह का होता है। एक डिटर्जेंट को हम कहते हैं सॉप और दूसरा जो है वो सिंथेटिक डिटर्जेंट होता है। सॉप और सिंथेटिक डिटर्जेंट। सॉप जो है वो बहुत ज्यादा हमारे स्किन के लिए हमारे स्किन को खराब नहीं करता है, हमारे कपड़ा को जो उसका थ्रेड होता है, रेशा होता है, उसको खराब नहीं करता है, ठीक है, और पॉल्यूशन भी कम फैलाता है। लेकिन उसके तुलना में आप देखते हैं कि डिटर्जेंट जो है ना ज्यादा इफेक्टिव है। कुछ ऐसे साबुन आप देखते होंगे कि बहुत अच्छी धुलाई करता है, कुछ ऐसे साबुन जो बहुत अच्छा धुलाई नहीं करता है लेकिन ठीक ठाक वो साफ करता है। तो वो अगर बहुत अच्छी धुलाई कर रहा है तो उसमें क्या करता है, वैसे सॉप में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल डाल दिया जाता है जो डिटर्जेंट ज्यादा हानिकारक होता है विथ रिस्पेक्ट टू सॉप। पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन ज्यादा डिटर्जेंट फैलाता है, सॉप नहीं फैलाता है। तो सॉप के साथ कुछ शर्त है, जैसे हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, आगे हम देखेंगे। सॉप जो है ना आपका वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम करता है, हार्ड वाटर में, गंदे पानी में काम नहीं करता है। तो आखिर सॉप हम बनाएंगे कैसे? सॉप हम जैसे कि एस्टेरिक एसिड है, ओलिक एसिड है, पाल्मेटिक एसिड है, इन सब के साथ जब हम NaOH या KOH को, ये एसिडिक होगा और NaOH या KOH ये बेसिक है, दोनों को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो मुझे क्या मिलता है? सॉप मिलता है, साबुन मिलता है। जैसे एस्टेरिक एसिड, तो एस्टेरिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है CH3COO C17H35 और ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें ये जो है ना आपका ईस्टर ग्रुप है, ये ईस्टर ग्रुप है, ये आपका ईस्टर ग्रुप है। इधर लंबा सा हाइड्रोकार्बन का चेन है, ठीक है, और NaOH के साथ रिएक्शन किया तो आपको क्या मिल गया? यहां सॉप मिल गया, ठीक है। ये एस्टेरिक एसिड है, इसका नाम होगा सोडियम एस्टेरेट, OATE लगता है ईस्टर ग्रुप के लिए। और साथ में आपको क्या प्रोड्यूस करता है? ग्लिसरॉल। ये क्या है? ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल है। तो सॉप का जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ये एस्टेरिक एसिड को जब आप NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको सॉप मिलता है, साथ साथ ग्लिसरॉल मिलता है। अब है क्या कि अगर सॉप जब हम बनाए हैं तो उस टाइम में जैसे कि कुछ कुछ जगह आपको जो है ना डायरेक्ट रिएक्शन देखने के लिए मिलता होगा कि ये एस्टेरिक एसिड ले लिया है और इसको रिएक्ट करा दिया NaOH के साथ और आपको बना करके दे दिया क्या? सॉप, C17H35 COONA। तो और यहां पे निकाल देता है H2O। ये प्रोसेस सही नहीं है, ये प्रोसेस गलत है। मेनली जो है सॉप बनाने का जो है प्रोसेस होता है ये, इसका हम यूज करते हैं। आप देख रहे हैं ना यहां 3 कार्बन लगा हुआ है, यहां कहां वो 3 कार्बन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कुछ लोअर स्टैंडर्ड के बुक में इस तरह का रिएक्शन दिया गया है, लेकिन बेस्ट वे जो है ना सॉप बनाने का ये है। एस्टेरिक एसिड लेंगे और साथ में उसको रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ तो आपको सोडियम एस्टेरेट मिलेगा और ग्लिसरॉल मिलेगा। तो डिनोट करने का जो सॉप का जो तरीका होता है वो हम इस तरीके से डिनोट करते हैं कि ये लंबा सा चेन रहता है कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और यहां पे ये COON है। इस पार्ट को हम कहते हैं टेल, इसको क्या कहेंगे? टेल पार्ट, और इसको क्या कहेंगे? हेड कहते हैं। अब यहां पे नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये आपका क्या होगा? पोलर पार्ट भी होता है, इसको हम पोलर पार्ट भी कहते हैं। और ये आपका नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर पार्ट है, ठीक है। तो यहां CH2, यहां CH3, ये जहां जहां पॉइंट्स है यहां एल्काइल ग्रुप है, ये CH2 है, CH2 है हर एक पॉइंट पे। तो ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है आपका बिल्कुल ही हाइड्रोकार्बन है। तो केमिस्ट्री में रूल चलता है लाइक डिजॉल्व लाइक, नहीं जो जैसा होता है वैसा में ही घुलता है। कहने का मतलब है ऑर्गेनिक जो है ना ऑर्गेनिक में डिजॉल्व करेगा और इनऑर्गेनिक जो है वो इनऑर्गेनिक में डिजॉल्व करेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि टेल वाला जो पार्ट है आपका ये ऑर्गेनिक पार्ट है और हेड वाला जो है वो इनऑर्गेनिक पार्ट है, पोलर पार्ट है। तो हमारे कपड़ा में या शरीर में 2 तरह का जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट
क्या कहते हैं प्रोटीन जो स्कम के रूप में मतलब ये शरीर के ऊपर आ जाता है, स्किन के ऊपर, तो वो क्या होता है ऑर्गेनिक पार्ट होता है। कितना भी पानी डालेंगे तो नहीं निकलेगा, तो उसके लिए क्या चाहिए हमको, ऑर्गेनिक चाहिए। कपड़ा में है जैसे ग्रीज लग गया, मोबिल लग गया, डस्ट भी आया, डस्ट आपका इनऑर्गेनिक पार्ट हुआ, ग्रीज मोबिल आपका जो है ना ऑर्गेनिक पार्ट हो गया। तो इसको क्या करेगा, कैसे धुलाई करेगा, जैसे सपोज कीजिए ये आपका क्लोथ है, ठीक, और हम सॉप को इस तरीके से भी दिखाते हैं। ये है हेड और ये पार्ट है टेल आपका। तो टेल क्या है, ऑर्गेनिक है। हेड वाला जो भी इनऑर्गेनिक पार्ट, डस्ट वगैरह जो होगा वो क्लोथ के सरफेस पे रहता है, और ऑर्गेनिक पार्ट जो है ना ग्रीज मोबिल ये अंदर तक इसको पेनिट्रेट कर देता है। तो इस तरीके से इसको अंदर तक ये टेल वाला पोर्शन आकर के पेनिट्रेट करता है, यहां से दाग वगैरह निकालता है। और हेड वाला पोर्शन जो है ऊपर में जो ये डस्ट पार्टिकल है इन सब चीजों को धोता है, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे मिसिल का फॉर्मेशन करता है, मिसिल्स का फॉर्मेशन करता है, झाग का फॉर्मेशन करेगा, और फिर आप उसको क्या करते हैं फ्रेश वाटर में धुलाई करते हैं तो आराम से जो है ना ये साफ हो जाता है, ठीक है। तो सॉप का एक्शन, सॉप हमारे लिए ऐसे ही काम करता है, ठीक है। अब आपको जैसा सॉप बनाना है, मान के चलिए हम सॉप बनेंगे, ज्यादा फ्लेवर है किसी में, जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते हैं उस पर मत जाइए, वो सॉप का कोई क्राइटेरिया नहीं है। मेन कंपोजिशन यही होता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट और हेड जो है ना वो COONA पार्ट है, ठीक है। सबका कंपोजिशन यही रहेगा। अब वो फ्लेवर अलग अलग है, वो अलग बात है। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग ये सॉप जो है ना आपका हार्ड वाटर में काम नहीं करता है, प्रॉपर वे में यह हार्ड वाटर में नहीं काम करेगा, क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयन रहता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयन रहता है। तो सपोज कीजिए कि ये आपका सॉप है, ये क्या किया, कैल्शियम क्लोराइड है, इसके साथ रिएक्ट करके NaCl बना लिया साल्ट, और ये जो है ना एक स्कम टाइप का सबस्टेंसेस यहां क्रिएट कर देता है। तो वो प्रॉपर वे में साफ नहीं कर पाता, हार्ड वाटर में, गंदे पानी में ये सही तरीके से काम नहीं करता है, ठीक है। लेकिन डिटर्जेंट जो है ना आपका वो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में काम करता है। ये अलग बात है, सॉफ्ट वाटर में थोड़ा अच्छे से काम करेगा, हार्ड वाटर में भी काम करेगा, वहां भी झाग उत्पन्न करेगा लेकिन कम करेगा, बट काम तो ये दोनों में करेगा। तो डिटर्जेंट आखिर क्यों ज्यादा धुलाई करता है, क्यों वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो ये जो सॉप बनता है इसके साथ साथ क्या करता है, इस सॉप के साथ साथ जैसे C17H35 COONA, और इसके साथ क्या करता है कुछ सल्फेट ग्रुप भी मिला दिया जाता है। ये सल्फेट ग्रुप आने के कारण जो है इसका जो है ना क्लीनिंग एक्शन जो है ना बढ़ जाता है डिटर्जेंट का, यही अंतर है। नहीं तो और सारा कंपोजिशन, जो कंपोजिशन सॉप में है वही कंपोजिशन डिटर्जेंट में भी रहेगा, लेकिन अलग से कुछ एनायोनिक पार्ट जनरली मिला दिया जाता है ताकि वो उसका धुलाई करने का जो है ना उसका क्षमता को बढ़ा देता है। तो डिटर्जेंट जो है वो तीन तरह का होता है, एनायोनिक डिटर्जेंट, कैटायोनिक डिटर्जेंट और आयोनिक डिटर्जेंट। एनायोनिक डिटर्जेंट उसको कहते हैं जहां पे एनायंस फॉर्म करेगा, जैसे ये सल्फेट ग्रुप हमने लिया तो ये क्या करेगा, यहां एनायंस फॉर्म करेगा, और CO- ये तो एनायंस फॉर्म करेगा ही। कैटायोनिक डिटर्जेंट में वो कैटायंस ज्यादा से ज्यादा फॉर्म करेगा, और नॉन आयनिक जो है ना सबसे अच्छा होता है, इसमें इक्वल अमाउंट में कैटायंस और एनायंस फॉर्म करेगा, इसीलिए इसको कहते हैं नॉन आयनिक डिटर्जेंट। तो ये चैप्टर में ये सब बातें हैं देखने। मुख्य रूप से आप इस चैप्टर में जो याद रखेंगे वो ये याद रखेंगे जितना मैंने आपको बताया है, जैसे एनाल्जेसिक का एक आध एग्जाम्पल, ट्रैंक्विलाइजर का कुछ एग्जाम्पल, पेन किलर का कुछ एग्जाम्पल, एंटीपायराइट्स का कुछ एग्जाम्पल। जैसे पेन किलर जो दर्द को, एंटीपायराइट का मतलब क्या हुआ, एंटी मतलब विरोध करना, पायराइट्स मतलब टेम्परेचर, जो हमारे फीवर को रिड्यूस्ड करे, उसको ठीक करे या उसको घटा दे। तो ये सब हम पढ़े, एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं।